स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 8वीं वर्ग की जो प्री टेस्ट एग्ज़ाम ली जा रही है उसमें मैथ और साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न का समाधान आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ या उसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका उत्तर हमारा 3 हो जाएगा। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया। तीसरा सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या जब 4 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो 16/-24 का योज्य प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह को उल्टा करना था। अगर कोई संख्या ए है, कोई संख्या हमारा ए है तो ए लिखेंगे लेकिन उससे पहले माइनस लिख देंगे। इसी प्रकार हमारा जो सवाल है 16/24 माइनस 4 छक 16, 4 छक 24, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो हमारा सवाल जो आता है कि हमारा जो प्रश्न है उसका सवाल आता है 2/3 आता है कटने के बाद। तो उसका उल्टा कर देंगे, योज्य माइनस को पहले करेंगे तो इसका आ जाएगा 2/3 का उल्टा जो करेंगे तो योज्य में चिन्ह बदलता है। तो इसका 2/3 का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कि माइनस यहाँ है तो इसको काटने के बाद हम लाए थे -3/2, तो चिन्ह जब बदलेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 3/2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 का व्युत्क्रम होगा, तो 5/1 या अर्थात इसका उल्टा जब करेंगे तो 1/5। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 5/1 का या 5 का 1/5 व 3/5 का योज्य प्रतिलोम। तो 3/5 का योज्य तो -3/5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा जाएगा -3/5। अगला प्रश्न है -5/9 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस और माइनस प्लस तो 5/9 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 5/9। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी इसमें -7 है, इसलिए सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब है और जो संख्या 0 से ज़्यादा दूर होती है इसलिए वो ज़्यादा छोटी होती हैं। रामानुजन कौन है? तो रामानुज एक गणितज्ञ थे दक्षिण भारत के। 0.25 का वर्गमूल है, तो 0.25 का वर्गमूल 0.5 आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 0.5। अगला प्रश्न है 196 का वर्गमूल होगा। 196 का वर्गमूल 196 का रूट करेंगे तो 14 आएगा। 14 का वर्ग स्क्वायर जो होता है 196 आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। 3600 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 36 का 6 और 00 का 10, तो सिंगल 60 हो जाएगा इसका उत्तर।
निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? एक एक 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है, इसका इकाई अंक 1 आता है। पाइथागोरस त्रिक होगा। तो 5 और 12 इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 और 12 का स्क्वायर 13 आता है। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 144 और 25 169 और 169 का रूट करते हैं तो 13 निकलता है। तो ये हमारा जो है सही है वह 1 नंबर क्वेश्चन। 24 का मान कितना होगा? 24 का स्क्वायर का मान, 24 का स्क्वायर जब करते हैं 24 गुना 24 तो उसका मान आता है 576। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 576। 11 का वर्ग होगा, 11 का वर्ग 121 होता है। 14 और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है? तो 14 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका उत्तर सवाल होता है 2m। तो 2 गुना 14 बराबर 28। तो 28 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 3.5 का वर्ग होगा 3.5 का स्क्वायर। 3.5 इंटू 3 इंटू 5 इसको गुना करते हैं तो आता 12.25। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 12.25। एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक। तो एक पदी व्यंजक 2xy हो जाएगा। इसमें निम्न में द्विपद व्यंजक, तो द्विपद हमारा हो जाएगा 4x² - 1। ये एक पदी है, ये त्रिपदी है, ये हमारा द्विपद है। अगला प्रश्न है 8xy बीजीय व्यंजक है। तो 8xy बीजीय व्यंजक एक पदी है क्योंकि इसमें एक पद है। 4x + 5 द्विपद है। x बराबर 2, x² - 2 में यहाँ बराबर की जगह माइनस होगा, क्या मान सही होगा? तो x² - 2 इसमें, तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर में से 2 चला जाता है, 4 में से 2 जाता है तो 2। तो इसका उत्तर हमारा जगह 2। x बराबर 3 तो x² का मान 9 होगा। इसका मान जो हमारा जगह 9 होगा। x² + x मतलब 5 का, x का मान 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ 5 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। x का 40% बराबर 200। तो x का 40% बराबर 200 जब निकालते हैं तो इसका जो मान निकलता है तो x का मतलब गुना 40% मतलब 800 बराबर 200। 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 2 5 10। इससे काटते हैं तो 100 बार में कटता है। तो 5 को 100 से गुना करेंगे 500। इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। 40 का 40% क्या होगा? 40 का 40% जो होगा उसका सॉल्व इसी तरह करेंगे तो इसका मान आएगा 16। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात निकालने के बाद इसका आएगा 3.3:8 आता है कटने के बाद। रुपया को भी पैसा बदलने होगा। 50 आमों के समूह में से 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके आम की संख्या क्या है? तो 60% आम पका है तो कच्चा आम 40% होगा। तो इसका उत्तर जब हम बनाएंगे 50 का 40% का मतलब गुना 40%। 0 से 0 0 से 0 तो 5 चौके 20। तो 20 जो इसका उत्तर सही होगा तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 20। इसका उत्तर 20 हो गया। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या अधिक से अधिक 3 हो सकती है। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण की संख्या 3 होगी। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने बाह्य कोण हो सकते हैं? तो इसका भी बाह्य कोण अधिक से अधिक 3 ही होगा। अगला प्रश्न है
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या कहलाता है? उसको हम आयत कहेंगे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है? आयत के सभी कोनों का योग 360 डिग्री। किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोनों का या बाहरी कोनों का योग, इसका भी 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, तो चतुर्भुज के अंतःकोण 360 डिग्री के होते हैं, इसको हम कहेंगे चार समकोण। अगला प्रश्न हमारा जो है विज्ञान से संबंधित है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ठंडा जल के साथ तेजी से अभिक्रिया मैग्नीशियम करता है, तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु जो है ब्रोमीन है। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? धातु, तो धातु हो जाएगा मरकरी या पारा। अगला है, एक धातु का नाम बताओ जो कठोर होती है, तो हीरा एक धातु है जो अत्यधिक कठोर है। कौन सी मुलायम चाकू धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम खुरेच सकते हैं, काट सकते हैं। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो सबसे अच्छी चालक चांदी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु हम इसमें से कहेंगे फास्फोरस को। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तो धातु कौन नहीं है? एल्युमिनियम धातु है, तांबा धातु है, आयरन धातु है, लेकिन सल्फर जो है एक अधातु है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम आघातवर्धीनता कहते हैं, मैलेबिलिटी। पोलियो क्या है? तो पोलियो एक वायरस जनित यह बीमारी है, जो वायरस या विषाणु से होने वाला बीमारी, इसको हम वायरस जनित बीमारी कहेंगे। ब्रेड या डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है ईस्ट की संख्या में वृद्धि। तो ईस्ट की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, डबल या ब्रेड रोटी उतनी तेज़ी से फूलती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले किस प्रतिजैवी की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में से पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, इसका उत्तर जगह एडवर्ड जेनर। किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी 1857 ईस्वी में। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा एक जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसको हम कहेंगे जीवाणु जनित बीमारी। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग पोलियो। मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाला एक सामान्य रोग क्या है? तो मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग टाइफाइड है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संकर्पित बल होगा घर्षण बल हो जाएगा। तो कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो कुएं से पानी खींचना अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों बल है, क्योंकि एक तरफ बल लगाते हैं दूसरी तरफ से हमारा खिंचाव बढ़ता है। जमीन नीचे की ओर बल लगाता है, हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर
ये कर दो, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो बैल द्वारा गाड़ी को खींचना एक पेशीय बल का उदाहरण है। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? तो एक्सट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम अपकर्षण बल कहते हैं। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए आम पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो इसका उत्तर जाएगा ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? तो इसका भी उत्तर गुरुत्वाकर्षण ही हो जाएगा। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी थी। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो उसका मात्रक, जिस राशि जिसका मात्रक न्यूटन है, उसका बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हवा है, पानी हो बुझाती है, ज्वाला या आग जो है तभी चलेगी जब हवा हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? तो ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल हो जाएगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? तो दहनशील पदार्थ कौन नहीं है? तो पत्थर दहनशील मतलब जलने लायक पदार्थ नहीं है। निम्न में कौन सी दहन में उपयोगी है? तो दहन में उपयोगी, जलाने में कौन मदद करता है? तो ऑक्सीजन। LPG का जलना कैसा उदाहरण है? LPG का जलना एक है, LPG तेज़ी से जलती है, तो ये तीव्र दहन का फास्ट कंबशन हो जाएगा। ऊष्मीयमान का SI मात्रक क्या है? ऊष्मीयमान का SI मात्रक किलोजूल प्रति kg होता है। किस गैस की अधिकता कारण विश्व उष्णन के कारण बनती है? किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन का कारण बनती है? किस गैस की वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ती है? तो गर्मी बढ़ने का मुख्य वजह CO2 है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वलन ताप। गलत कथन को चुनें। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? तो गलत कथन क्या है इसमें? जंगल में आग लगने का कारण, तो सूरज की गर्मी से आग लग सकती है, वृक्षों की कटाई, बिजली के गिरने से आग लग सकती है, मनुष्य की लापरवाही से आग लग सकती है। लेकिन वृक्ष की कटाई ये एक गलत कथन है। तो आज मैंने आपके समक्ष 8वीं वर्ग की मैथ और साइंस के प्रश्नों का समाधान रखा। आने वाले दिनों में और भी जो प्रश्न है उसका समाधान रखा जाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।